अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, किडनी के ओस्मो रेगुलेशन करना। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन इज़ अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस में ही एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन में या होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो यूरिन ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए या होम्योस्टेसिस करने के लिए किडनी अपना रोल किस तरह से प्ले करता है, ये यूरिन बना के अपना रोल प्ले करता है। तो ये यूरिन किस तरह से बनाता है, ये हमने डिस्कस करना है। यूरिन का बनने का प्रोसेस, यूरिन 3 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। फर्स्ट स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो हमने पढ़ा था कि ब्लड इंटर होता है रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में। रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनी में इंटर होता है और इसमें हमने पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जिन्हें नाम दिया गया था रीनल पायरामिड्स। तो इन रीनल पायरामिड्स में एक्चुअली नेफ्रॉन एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड यहाँ दाखिल होने के बाद आता है एफरंट आर्टरी में, ग्लोमेरुलस की एफरंट आर्टरी में ये ब्लड आता है। ग्लोमेरुलस का घेरा हुआ था बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने, खून की नालियों ने। तो यहाँ जब ब्लड यहाँ इंटर होता है तो इसमें ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, खून के दबाव की वजह से, हाई खून के फशार की वजह से उसमें जो भी मटेरियल होता है, फालतू पानी है, नमकियात हैं, साल्ट्स यानी कि ग्लूकोज या यूरिया, वो सब लोग इन कैपिलरी से बाहर आ जाता है। बाकी जो खून साफ़ हुआ है वो एफरंट आर्टरी में आ जाएगा और फिर वो वापस किडनी से बॉडी की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो मटेरियल इसमें रह चुका है उसे कहा जाएगा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट, और वो ब्लड कैपिलरी से बाहर ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। और ग्लोमेरुलस से इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हुए हमने पढ़ा था कि इसे नाम दिया गया है बोमेन कैप्सूल का, ये बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। उसके बाद ये रीनल कार्पसल था, तो अब ये रीनल ट्यूब्यूल का काम शुरू हो जाता है। रीनल ट्यूब्यूल की फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड वेसल में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है? लूप ऑफ हैनले और रीनल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले जो कि एक्चुअली रीनल ट्यूब्यूल का ही हिस्सा है, इससे उस मटेरियल की, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, उसमें मौजूद कुछ मटेरियल्स की रीएब्जॉर्प्शन होना। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स शामिल हैं? उसमें साल्ट, वाटर, ग्लूकोज और यूरिया शामिल है। यूरिया नुकसानदेह हो सकता है जिसकी, और हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जबकि साल्ट, वाटर और ग्लूकोज इसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती है इसे डिसेंडिंग लूप के ज़रिए, जो कि नीचे की तरफ आ रही है, जबकि साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है इस असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के ज़रिए, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है थ्रू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। जबकि साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह से ग्लूकोज की होती है बाय डिफ्यूजन। ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होती है डिफ्यूजन के ज़रिए। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ओस्मोसिस में मेम्ब्रेन भी इंक्लूड है, जबकि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं है। डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, लेकिन मेम्ब्रेन का जिक्र इसमें नहीं आता। उसके बाद थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है ट्यूब्यूल से सिक्रीशन का बनना। इसमें बहुत सारे आयंस, क्रिएटिनिन, जो कि क्रिएटिनिन क्या है? एक प्रोटीन है, और यूरिया वगैरह, इनको सिक्रीशन बनाकर खून से, ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में भेज दिया जाता है। और क्यों ये तीसरा स्टेप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो सकती है, और ब्लड के पीएच को नॉर्मल रखने के लिए इन आयंस का बनना, इस सारी सिक्रीशन का बनना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है? 7.45 टू 7.35। उसके बाद ये जो भी मटेरियल है ये सारा कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये रीनल पेल्विस में चला जाता है। रीनल पेल्विस एक ऐसा घड़ा है जो कि यूरेटर को बुनियाद फराहम करता है, यानी कि फिर इसमें जो भी, उसके बाद इस यूरेटर में सारा मटेरियल आ जाएगा। यूरेटर से फिर नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसीड होगा इस यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का।